हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MPS 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास वाली आपकी जो बुक है उसका यूनिट 2। यूनिट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उसको वॉच कर सकते हो। अगर आपने वो ऑलरेडी वॉच कर लिया है तो आपके लिए ये वाला यूनिट हेल्पफुल होगा समझने में। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप आपको समझ आएगा और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो यूनिट 2 में हम देखने वाले हैं डिबेट्स। जो डिबेट्स किस बारे में होगी? मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास से रिलेटेड क्या क्या डिबेट्स हुई हैं, मतलब विकास से रिलेटेड जो जो मॉडल्स हैं उन पर क्या डिबेट्स हुई हैं। तो इस यूनिट में हम इंट्रोडक्शंस, बैकग्राउंड, ब्रह्मकारी अधिव्यापन, कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स, लैंड पॉलिसीज़ पे क्या डिबेट्स हुई, नियंत्रण प्रणाली, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा, योजना, प्लानिंग, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में, पॉलिटिकल डिबेट्स और भारतीय संविधान सभा का लक्ष्य संकल्प क्या रहा था। ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। किसी भी लोकतंत्र में, मतलब लोकतंत्र में विकास का कोई आदर्श प्रतिमान रखना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है, मतलब प्रीरिक्विजिट है। पहले से ही हमें ये निर्धारित करना होता है कि विकास के लिए क्या आइडियल मॉडल होना चाहिए जिस पर हम हमारा देश का विकास करेंगे। नीतियों का प्रतिपादन व परिपालन इस उद्देश्य से अपनाए गए विकास प्रतिमान पर अधिक निर्भर होता है। तो सारा कुछ निर्भर किस पे किया जाता है? इस मॉडल पे किया जाता है। ये मॉडल हम आगे समझेंगे क्या होता है। इस मॉडल पे ही सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। ये जो नीतियाँ बनाई जाती है विकास के लिए, कोई भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो इनका फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन इस मॉडल पे ही बेस होता है। भारतीय राजनीति व व्यापार क्षेत्रों में भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व संविधान निर्माण के विषय में भारत की विकास संबंधी भावी प्रगति विषयक तमाम बहसें चली। तो यहाँ पर ये हमें कहना चाह रहे हैं कि भारतीय राजनीति व व्यापार क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से ही इन सब क्षेत्रों में क्या कहते हैं, काफ़ी हद तक बहसें चली थी विकास के लिए। क्या विकास के लिए? किसी एकल अस्तित्व के रूप में भारत की उत्तरजीविता का नितांत महत्व उसके संस्थापकों के दिमाग में सबसे ऊपर था। किसी एकल अस्तित्व के लिए मतलब सर्वाइवल। देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अब बात थी कि इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, विकास करना, देश को आगे बढ़ाना। ये सब जो उस टाइम के पॉलिटिशियंस वगैरह रहे उनके दिमाग में सबसे पहले यही था। यही सबसे उत्तरजीविता का सवाल उनके दिमाग में था। एक आदर्श प्रतिरूप विकसित करने का उद्देश्य न सिर्फ लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना था। अब ये इधर कह रहे हैं कि एक आदर्श प्रतिरूप, जो हम इधर इतनी देर से मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ये मॉडल्स ऐसे होने चाहिए कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करें, ना कि ये उनके विरोध में बने या फिर उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। तो ये मेन उद्देश्य रहता है इन मॉडल्स का, बल्कि एक व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। मैंने जैसा कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के साथ साथ ये विकास सुनिश्चित करने के लिए भी ज़रूरी है। जो ये विकास आवश्यक है सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के लिए। विकास के मुद्दों पर बहसें भू नीतियों से लेकर औद्योगिक विकास व योजना तक जटिल व विविध थी। जैसा हमने अभी ऊपर हमारे इन पॉइंट्स में देखा था कि लैंड पॉलिसीज़ वगैरह, ये सब हम देखेंगे कि ये जो विकास से रिलेटेड जो मुद्दे चले, ये लैंड पॉलिसी से लेके कहाँ तक गए, ये सब हम आगे देखेंगे। लैंड पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। इंट्रोडक्शन में सिंपली हमने 2-3 बातें करी है कि एक आइडियल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, और ये आइडियल मॉडल पहले से ही डिसाइड किया जाता है लोकतांत्रिक समाज में, और ये आइडियल मॉडल पे ही पॉलिसीज़ बनती हैं जो विकास के लिए ज़रूरी होती है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था, और इन पे ही अनेकों बहसें चली थी। और लास्ट में हमने देखा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की क्या करता है, रक्षा करता है और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के लिए ज़रूरी है।
नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। पिछली इकाई में हमने देखा कि जैसे मैंने बोला कि ये यूनिट 1 से लिंक है, तो लास्ट हमने यूनिट में ये देखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, आज़ादी के समय भारत के सामाजिक आर्थिक विकास, सब्जेक्ट 2 भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के विषय में विचार की 3 मुख्य धाराएं थी। ये क्या बातें करती थी ये तीनों? अल्प राज्य नियंत्रण, एफ समर्थन के साथ पूंजीवादी औद्योगिकरण, मतलब कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ मिनिमल स्टेट कंट्रोल, मतलब स्टेट का कम से कम कंट्रोल होना चाहिए और चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। दूसरा था राज्य के मार्गदर्शन में समाजवादी औद्योगिकरण, सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट कंट्रोल, अंडर स्टेट कंट्रोल, मतलब यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, मार्गदर्शन में सारा काम होना चाहिए। तीसरा ये बात करता है धारणात्मक रूप से राज्य सत्ता की अनास्था पर आधारित गांधीवादी सर्वोदय दृष्टिकोण। तो ये स्टेट के बारे में पूरी तरह से मना करता है कि स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, भरोसा नहीं रखते ये वाली विचारधारा ना, ये सेल्फ पर डिपेंड रहते हैं, सेल्फ वर्क करके, जो गांधीवादी सर्वोदय दृष्टिकोण से है। तो ये 3 हमने मुख्य धाराएं पढ़ी थी पिछले यूनिट में। आगे चलते हम। वैचारिक बहस द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब जो ये वैचारिक बहस हम देख रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिबेट्स, ये सेकेंड वर्ल्ड वार तथा देश विभाजन से पैदा हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार और पार्टीशन के बाद ये पैदा हुई थी। राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं द्वारा और जटिल बना दी गई। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं जुड़ती चली गई, तो ये वैचारिक जो डिबेट रही ये और लेंदी बन गई, मतलब जटिल होती चली गई, डिफ़िकल्ट बन गई। इस प्रकार क्या हुआ, खाद्य पूर्ति पर नियंत्रण का सवाल जो युद्ध के दौरान थोपा गया, मतलब फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उस पर नियंत्रण की बात हुई। एक ऐसे देश के लिए संकटपूर्ण बन गया जिसके उर्वरतम खाद्य उत्पादक प्रांत है अब पाकिस्तान में चले गए थे। तो पार्टीशन के वक्त ये आधी से ज़्यादा चीज़ें उस तरफ चली गई थी और शरणार्थियों के अंतर्वहन की बाढ़ झेल रहा था, मतलब उस समय जिनको पाकिस्तान जाना था वो जा रहे थे और जिनको हिंदुस्तान जाना था वो हिंदुस्तान में। तो ये सिचुएशन चल रही थी उस समय। गांधी जी ने नैतिक आधार पर नियंत्रण का विरोध किया क्योंकि इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो इस चीज़ को इन्होंने विरोध किया और नियंत्रण उठा लिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, खाद्य मूल्य तेजी से बढ़े और नियंत्रण दोबारा लागू करना पड़ा। भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ था कि जो खाने के सामान थे उस पर रेट बढ़ गए उन चीज़ों के, और तो उस पर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी चीज़ें, तो उस पर दोबारा कंट्रोल किया जाने लगा। तो यही हमारा बैकग्राउंड था, इसी पे हम आगे समझेंगे लैंड पॉलिसीज़ वगैरह। आगे हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स, भ्रमकारी अधिव्यापन क्या है। ऊपर लिखित, मतलब ऊपर जो हमने देखी 3 मुख्य विचारधाराएं एक दूसरे से स्पष्टता पृथक नहीं थी, मतलब ये आपस में पूरी तरह से अलग नहीं थी। गरीब से गरीब लोगों के प्रति कोई भी भारतीय राजनेता गांधी जी से अधिक दृढ़ प्रतीक नहीं था, मतलब गांधी जी से ज़्यादा गरीब से गरीब लोगों के प्रति कोई सोचता नहीं था उस समय, ऐसा इन्होंने ये लिखा है। इस बात ने उनको समाजवादी स्थिति के करीब रखा। कौन सी बात ने? गरीबों के प्रति काम करने वाली दृढ़ प्रतीक बातों ने। लेकिन कोई भी भारतीय राज्य सत्ता हेतु इतनी अनास्था नहीं रखता था, मतलब ये इधर कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सत्ता के बारे में ना सोचता हो। गांधी जी को छोड़ के सभी सत्ता के बारे में सोचते थे।
जितना कि गांधी जी, और इस बात ने उन्हें नैतिक रूप से आर्थिक गतिविधियों संबंधी, मतलब गांधी जी आर्थिक गतिविधियों संबंधी राज्य नियंत्रण के खिलाफ थे। इस बात ने उन्हें भारतीय पूंजीवादी वर्ग का प्रिय व्यक्ति बना दिया और भारतीय पूंजीपतियों ने यहाँ पे ध्यान देना आप, भारतीय पूंजीपतियों ने लघु व कुटीर उद्योगों पर गांधी जी द्वारा बल दिए जाने को निरस्त कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भारत के पूंजीपति लोग थे उन्होंने लघु व कुटीर उद्योगों पर गांधी जी जो बल दे रहे थे, मतलब लघु और कुटीर उद्योगों पर जो गांधी जी अपना बल दे रहे थे, मतलब इनको बढ़ावा दे रहे थे, तो पूंजीपति लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म करने का तो मतलब निरस्त कर दिया, उनका ये बल कमज़ोर कर दिया। तथापि जिनको उनके अनुसार अल्पकालिक रूप से शांत तो दिया जाना चाहिए, परंतु सिर्फ देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए ही। पूंजीवादियों की ही भांति यह समाजवादी नए औपनिवेशित, मतलब पूंजीपतियों की तरह ही यह समाजवादी नए अनौपनिवेशित अल्पविकसित देशों की आर्थिक समस्याओं को हल करने में मुख्य रणनीति के रूप में विस्तरीय उद्योगों में विश्वास रखते थे और संभवतः लघु व कुटीर उद्योग की प्रभावोत्पादकता को निरस्त करते थे। परंतु पूंजीवादियों से भिन्न वह राज्य नियंत्रण में दृढ़ विश्वास रखते थे। विश्वास रखते थे। तो अब यहाँ पर ये हमने जो चीज़ें समझी कि गांधी जी जो थे वो उन्हें मतलब भारतीय राज्य सत्ता में कोई वो नहीं था, वह सिर्फ नैतिक रूप से आर्थिक गतियों से काम कर रहे थे और पूंजीवादी वर्ग था वो गांधी जी के लघु और कुटीर उद्योगों को सपोर्ट नहीं करना चाहता था और यहाँ पर लघु व कुटीर उद्योग के प्रभाव को कम किया जा रहा था। इसीलिए यहाँ पर ये हम कन्फ्यूजिंग ओवरलैप्स कहते हैं कि राज्य नियंत्रण जरूरी है पूरी तरह से, ना तो पूंजीपति ना ही समाजवादी। तो आप एक बार इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस वाले पॉइंट में मैंने ये जो हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स बनाए गांधी जी से अधिक दृढ़ प्रतीक, तो आप यहाँ पर पॉइंट या तो ये भी रख सकते हैं या ये रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं। दूसरा हम देखने वाले हैं, इस बहस का एक पक्ष राष्ट्रीयकरण की परंपरागत समाजवादी नीति को महत्व देता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस बहस का एक पक्ष था राष्ट्रीयकरण की परंपरागत समाजवादी नीति को के बारे में, जो सोवियत गणराज्य में थी, सोवियत गणराज्य संघ में थी। हमने लास्ट यूनिट में समाजवादी नीति के बोध के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो चीज़ समझनी है तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। तो हम आगे देखते हैं, राष्ट्रीयकरण की परंपरागत समाजवादी नीति को महत्व देता है क्या? सोवियत गणराज्य संघ। स्वतंत्रता से पहले नेहरू जी के कुछ कथन रहे हैं जिसमें और स्वतंत्र भारत की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उनके अधिष्ठापन ने भारतीय, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नेहरू जी ने आज़ादी से पहले कुछ और बातें कहीं और स्वतंत्र भारत की सरकार के जो प्रधानमंत्री बने उस टाइम उनके कुछ विचार अलग थे। तो ये सब जो दोनों बातें रही होंगी वो भारतीय पूंजीपतियों के बीच एक खतरे का संकेत मानी गई, जिसमें भारत में औद्योगिक श्रमजीवी वर्ग के बीच एक युद्ध प्रियता को, मतलब एक उनके बीच में क्लैश हुआ होगा कुछ कारण से, जिसने क्या किया, औद्योगिक संबंधों के विषय में आलोचनात्मक प्रश्न उठाए। इंडस्ट्रियलाइज संबंध रिलेशन जो थे उस समय वो थोड़े क्रिटिकल हुए। भारतीय पूंजीपति जन संभावतः, जो भारतीय पूंजीपति थे, श्रमिक संघवाद व श्रम सिद्धांत हेतु राज्य समर्थन को पसंद नहीं करते थे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय पूंजीपति जन थे वो श्रमिक संघवाद और श्रम सिद्धांत के
लिए राज्य समर्थन को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इन सब श्रमिक चीज़ों से राज्य का कंट्रोल हो। लेकिन गांधी जी ने श्रमिक संघवाद का तब तक पक्ष लिया, गांधी जी ने कब तक पक्ष लिया, जब तक कि वह उद्योग मालिकों के साथ मित्रतापूर्वक काम करता रहा, तब तक उन्होंने उस चीज़ का पक्ष लिया और इस प्रकार वर्ग विरोध धारणा को बचा रखा, मतलब इन चीज़ को ख़त्म नहीं होने दिया। समाजवादी सिद्धांत वर्ग विरोध पर ही आधारित था। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समाजवादी सिद्धांत वर्ग विरोध पर ही आधारित था। इसने भारत के औद्योगिक पूंजीपतियों के लिए यह संभव बना दिया कि इससे क्या हुआ, भारत के औद्योगिक पूंजीपतियों के लिए यह संभव बनाया कि वह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए गांधी के नाम का प्रयोग कर सके। तो ये हमारा राष्ट्रीयकरण का बात था। तीसरा पॉइंट है हमारा भूमि सुधार से रिलेटेड। ऐसा सिर्फ भूमि सुधार के प्रश्न पर ही हुआ कि सर्वाधिक राष्ट्रीय सम्मति प्राप्त हुई, मतलब पूरी तरह से नेशनल सर्वसम्मति हुई। यह अंशतः इस कारण था कि भूमि का स्थायी बंदोबस्त पूरे देश में नहीं फैला था और स्थायी बंदोबस्त का बड़ा टुकड़ा पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को चला गया था। मतलब हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि भूमि का स्थायी बंदोबस्त हुआ है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पार्टीशन के बाद जो स्थायी बंदोबस्त का टुकड़ा रहा होगा वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था। फिर भी जागीरदार तथा शेष ब्रिटिश भारत में अन्य मध्यवर्ती अधिधारक इस नए रुझान से नाखुश थे। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो इंडिया में जो पार्ट बचा वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त पूरी तरह से था ही नहीं, और इस कारण से जो जागीरदार जमींदार टाइप लोग थे या मिडल मैन वगैरह थे वो इस चीज़ से फिर भी खुश नहीं थे। तो ये एक कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स है कि उस बीच में क्या कारण रहे होंगे। तो आपके 3 पॉइंट्स आई होप कि आपको थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। गांधी जी से अधिक दृढ़ प्रतीक वाली बात, राष्ट्रीयकरण वाली बात जो मैंने आपको बताया, स्टेट कंट्रोल वगैरह, समाजवादी सिद्धांत, और लास्ट में हमने भूमि सुधार देखा। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं भू नीति विषयक बहस, मतलब लैंड पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या बहस रही। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। भारत के बड़े उद्योगपतियों की बम्बई योजना। भारत के बड़े उद्योगपतियों की बम्बई योजना भी भूमि सुधारों को समझती थी। 28 जून 1946 को बिड़लाओं के गृह पत्र ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने यह घोषित करते हुए भूमि सुधार हेतु एक मजबूत पक्ष तैयार किया कि जमींदारों के पास अपने अस्तित्व के लिए कोई आर्थिक औचित्य प्रतिपादन नहीं है। ये बात ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट में गई। तीसरा दिसंबर 1946 में जेसी कुमारप्पा, एक सच्चे गांधीवादी के नेतृत्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति की भूमि सुधार संबंधी उप समिति ने भूमि सुधार की 3 अवस्थाएं सामने रखी थी। ये हमने लास्ट यूनिट में भी देखी थी। जमींदारी व अन्य मध्यवर्ती अधिकारों का अंत हुआ, मतलब ये अवस्थाएं रखी गई थी। जमींदारी और अन्य मध्यवर्ती अधिकारों का अंत, और वास्तविक किसानों को अधिभोक्ता का अधिकार देना, मतलब उनको जो ओरिजिनल लैंड के मालिक है किसान, उनको राइट देना, और भूमि धारण पर अधिकतम सीमा रखना। ये 3 बातें जेसी कुमारप्पा, एक सच्चे गांधीवादी जो रहे, उनके नेतृत्व में एक योजना बनाई गई, राष्ट्रीय योजना समिति, तो उसमें ये बातें रखी गई थी। जमींदारी और मध्यवर्ती अधिकारों की नियति इस प्रकार तय गई। अब ये बात करें कि जमींदारी और मिडल मैन जो राइट्स थे ये कैसे डिसाइड किए गए। इस बहस में इसी कारण क्षतिपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की संविधान सभा में संपत्ति के अधिकार पर चर्चा के दौरान यह विषय तीक्ष्ण हो गया, मतलब ये ज़्यादा तवज्जो दिया गया, इस पे ज़्यादा बात हुई संपत्ति के अधिकार पे। और 2 मई 1947 को राजा जगन्नाथ बख्श सिंह
ने संपत्ति के अधिकार विषय प्रारूप अनुच्छेद में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। जो क्या रखा था? क्षतिपूर्ति से पहले उचित शब्द लिखकर मुआवजा, क्षतिपूर्ति की जगह उन्होंने उचित वर्ड ऐड करवाया और इस शब्द को लिखकर मुआवजा दिए जाने पर सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य द्वारा निजी संपत्ति के, मतलब अगर राज्य गवर्नमेंट कोई प्राइवेट संपत्ति को अपने अधीन लेती है या तो यहाँ पर किए जाने को अनुमति देता है जब उसको उचित मुआवजा दिया जाए जिसकी ज़मीन है। अब इधर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह स्पष्ट करते हुए इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने ये बात जो राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने रखी थी उसको खारिज करते हुए क्या कहा कि जमींदार लोग अथवा उनके कुछ प्रतिनिधि इस तरीके से भूमि सुधार कार्यक्रम को निष्फल नहीं कर सकते। उन्हें समय को पहचानना चाहिए और समय की ही साथ चलना चाहिए। उन्होंने घोषित किया, जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रांतों में विधान पहले ही लागू किए जा रहे थे। मतलब पहले ही ऑलरेडी इस सब बारों में कानून बना दिए गए थे और इस शास्त्र के कानून संविधान लागू होने के पहले से ही बनाए जाते रहे हैं। अधिग्रहण प्रक्रिया यहाँ पहले से ही मौजूद है और विधायिका जमींदारियों को ख़त्म करने के लिए कदम पहले ही उठाती रही है। ये सब बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा। लेकिन मैं वर्तमान की इस परिस्थिति को आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि मौलिक अधिकार ये हमारे संविधान में ऐड किए गए थे, जो हमारा मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया, इस मौलिक अधिकार को अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जो आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, जो ओरिजिनली किस में था? आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में। नेक्स्ट था हमारा नियंत्रण प्रणाली, द सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जिसमें खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण व राशन व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक हो गई थी। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण करना जरूरी था और राशन व्यवस्था बनाना, ताकि साम्राज्यवादी सरकार खाद्य आपूर्ति युद्ध मोर्चा पर कर सके। ठीक है, उस समय की सरकार जो थी वो युद्ध मोर्चा किस पे करे? खाद्य आपूर्ति के ऊपर। मतलब उनके लिए ज़रूरी था। युद्ध समाप्ति पर बाजार की निरंतर, मतलब युद्ध समाप्त होने पर बाजार की निरंतर अनिश्चितता के मद्देनज़र यह जारी रखी गई। मतलब युद्ध समाप्त ना हो तब तक ये सब चीज़ें कंट्रोल चलता रहा। फूड पर कंट्रोल, राशन पर कंट्रोल रहा। विभाजन ने खाद्य मोर्चे पर अभाव को सिर्फ बदतर ही किया था। मतलब विभाजन के दौरान खाद्य मोर्चे पर जो अभाव हुआ, कमी हुई, उसने सिर्फ ये सिचुएशन खराब ही हुई। जैसा हमने ऊपर भी देखा कि खाद्य आपूर्ति से सिचुएशन और ख़राब हुई थी। 14 फरवरी 1944 को ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने सुझाया, क्या सुझाया? कि कार्य क्षेत्र व लक्षण में नियंत्रणों की वर्तमान व्यवस्था का क्रमिक सुदृढ़ीकरण किया जाए, ताकि वह न सिर्फ शांति अर्थव्यवस्था के सह संक्रमण को मजबूती प्रदान करे, बल्कि हमारे देश में दीर्घावधि आर्थिक योजना का साधन भी बन सके। मतलब लंबे समय तक ये आर्थिक योजना का साधन भी बन सके। 1946 में हालांकि यह मुद्दा विवाद से जुड़ गया, मतलब विवाद हुआ इस मुद्दे पर। तीसरा पॉइंट कहता है हमारा, उस वर्ष जल्द ही जाने माने अर्थशास्त्री, मतलब उस वर्ष कौन सी बात कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। अर्थशास्त्रियों A.D. गौरवाला और D.R. गॉडगिल को लेकर जिन्स मूल्य बोर्ड नियुक्त किया गया। इन दोनों को क्या किया गया? जिन्स मूल्य बोर्ड का नियुक्त किया गया। इसने उसी वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई थी कि नियंत्रण व्यवस्था का सुधार हो। मतलब जो हमने ये सारा नियंत्रण पढ़ रहे थे, ये नियंत्रण किया गया, इसमें क्या किया जाना चाहिए? सुधार होना चाहिए, ना कि उसकी समाप्ति कर देनी चाहिए। नियंत्रण तो होना चाहिए लेकिन उसमें सुधार के साथ किया जाए, ना कि उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरी ओर सदस्यों के रूप में अधिकतर औद्योगिक आकर्षक व्यक्तियों वाली सितंबर 1947 में नियुक्त खाद्यान्न नीति कमेटी द्वारा उसी वर्ष दिसंबर में खाद्य नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था के तहत सरकार की वचनबद्धता को घटाने की
सिफारिश करती एक अंतरिम रिपोर्ट बहुमत द्वारा अंगीकृत की गई और प्रस्तुत की गई। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली इकाई में भी देखा था कि गांधी जी ने अपना नैतिक समर्थन विनियंत्रण मांग को दिया और नियंत्रण एक अवधि विशेष के लिए हटा दिया गया था। जब दाम ज़्यादा चढ़ गए, नियंत्रण फिर से लागू कर दिए गए थे। ये हमने लास्ट यूनिट में भी देखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अपना कोई फीडबैक देना है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अपकमिंग वीडियोस जो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर चैनल पर जरूर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इस पार्ट 2 में। बाय बाय।